हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। एपिसोड 1 के शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जिशिंग है। जिशिंग अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड ईचन के साथ फ्लैट खरीदने के बारे में बात कर रही होती है। जिशिंग एक रोबोट इंजीनियर है। ये अपना सामान पैक करके अपने काम के लिए निकल जाती है। अब इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम हानतिंग है। हानतिंग फ्लाइट में मिस्टर वांग से मिलता है। मिस्टर वांग हानतिंग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हानतिंग कहता है कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम मुझे किस चीज से बचाने वाले हो। हानतिंग मिस्टर वांग को प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज का एक एग्रीमेंट दिखाता है। डोंगन मेडिकल के एक एम्प्लॉय ने यूरोप में अपना मेंशन बहुत कम कीमत पर मिस्टर वांग को बेचा होता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि इसको पैसों की जरूरत है इसलिए इसने जल्दी में कम कीमत में अपना मेंशन बेच दिया। हानतिंग कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर चेयरमैन ने ये एग्रीमेंट देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। हानतिंग चाइना पहुंचकर डोंगयांग मेडिकल का इंचार्ज बनने वाला है। हानतिंग कहते हैं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जब शेयर की कीमत ज्यादा होगी तो आप बहुत सारे मेंशन खरीद सकते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। शिंगजी स्टेशन पर पहुँचती है तो स्टेशन टेम्परेरी क्लोज होता है, इसीलिए ये साइकिल लेकर चली जाती है। हानतिंग को इसके कजन यॉन की कॉल आती है और कहने लगती है कि अगर तुमने बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को नाराज कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। हानतिंग कहता है शायद तुम्हें खबर नहीं हुई। इसके साथ ही इसको मालूम होता है कि मिस्टर वांग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। जाते हुए हानतिंग के असिस्टेंट कहता है कि मिस यॉन ने तुम्हें टफ टाइम देने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने तो बोर्ड मीटिंग ही कैंसिल करवा दी है। हानतिंग कहती है कि अगर मेरी कजन को ये बात मालूम हो कि उसको कब डोंगयान मेडिकल पर गिव अप करना है तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पर एक आदमी की वजह से शिंगजी की साइकिल हानतिंग की गाड़ी में जाकर लगती है। जिशिंग हानतिंग के असिस्टेंट से कहती है कि ये एक्सीडेंट इस डिलीवरी बॉय ने नहीं किया, बल्कि एक और पर्सन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं उसके पीछे गई थी लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। जिशिंग कहती है लेकिन ये मेरी वजह से ही तुम्हारी कार से टकराया है तो मैं इसके साथ पैसे देने को तैयार हूँ। हानतिंग अपने विंडो से जिशिंग को देख लेता है कि जिशिंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। ये इसको जानता होता है तो ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनका नंबर लेकर इनको जाने दो। अब हानतिंग मीटिंग में एक मेडिकल रोबोट की परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है। अब जिशिंग भी जल्दी से यहाँ आ जाती है। इसकी कुलीग कहती है कि इसने तुम्हारी रिपोर्ट चुरा ली है और अब इसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिशिंग कहती है कि किसको मालूम था कि आज बॉस आने वाले हैं। अब प्रेजेंटेशन देते हुए इसको रोबोट के कोर एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता होता तो ये पेज आगे कर देता है, लेकिन हानतिंग इसको कहता है कि मुझे डिटेल जाननी है। ये बता नहीं पाता तो हानतिंग कहता है कि ये रिपोर्ट तुमने तैयार ही नहीं की। मिजिंग कहती है कि ये हो क्या रहा है तो ये कहने लगता है कि फेज 2 की इंचार्ज हमारी प्रोडक्ट इंजीनियर जिशिंग है। अब जिशिंग जब रिपोर्ट देने के लिए आगे आती तो ये हानतिंग को देखकर बहुत हैरान होती है। रिपोर्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही होती है। इसकी रिपोर्ट सुनते हुए हानतिंग को इसके कॉलेज की स्पीच याद आ जाती है। सबको जिशिंग की रिपोर्ट बहुत पसंद आती है। मीटिंग खत्म होते ही हानतिंग इसको इग्नोर करके चला जाता है। कंफर्म करने के लिए जिशिंग हानतिंग के बारे में सर्च करती है और कहती है कि ये तो वही था, लेकिन इसने मुझे पहचाना नहीं। मिस जिंग कहती है कि फेज 1 हमारा सक्सेसफुल रहा है तो मैं वीकेंड पर उसके लिए पार्टी अरेंज कर रही हूँ, क्या तुम आओगे। हानतिंग आने के लिए मान जाता है। अब जिशिंग अपने दोस्त सिजाओ से मिलने के लिए जाती है। इसने इसके स्टार्टअप प्लान मॉडिफाई किया होता है। सिजाओ ये प्लान देखकर बहुत खुश होता है और जिशिंग से पूछता है कि क्यों ना स्टार्टअप बिजनेस में तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। जिशिंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं फ्लैट खरीदने वाली हूँ और फिर मुझे लोन अदा करना होगा तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इतने में इसको मैं सेंग की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ जाना होगा। इसको अच्छे से तैयार होने का भी कहती है कि हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब तेंग सॉन्ग हानतिंग को इसका ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आता है। हानतिंग इससे पूछता है कि ये क्या है तो तेंग सॉन्ग बताता है कि ये लैंप है, मिस्टर शाओ ने भेजा है आपके लिए गिफ्ट के तौर पर। ये लैंप हानतिंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब मैं सेंग जिशिंग को आकर पिक कर लेती है। ये रास्ते में जाते हुए कहती है कि तुम्हारे बगैर हम इस रोबोट को कभी भी इतनी जल्दी नहीं बना पाते, इसलिए कंपनी की तरफ से कभी भी तुम्हें मिस ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिस सिंह इसको कहती है कि हम रेनाई हॉस्पिटल के चेयरमैन के बेटे मिस्टर जाओ से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिशिंग कहती है कि मुझे क्या करना होगा। मिस सिंह कहती है कि बे को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम मिस्टर जाओ को अपने रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाना। अगर हमें ये डील मिल गई तो मैं तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगी। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। अब मैं सेंग जिशिंग को अपने साथ इस बार में ले आती। यहाँ पर हानतिंग पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। जिशिंग और हानतिंग एक दूसरे को यहाँ पर देखकर थोड़े से सरप्राइज होते हैं। अब मिस सेंग जिशिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम कार्ड्स खेल सकती हो। जिशिंग कहती है कि हाँ। मिस सेंग जिशिंग को मिस्टर जाओ
के साथ बिठा देते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें नजर रखनी होगी कहीं मिस्टर साओ चीटिंग ना कर ले। मिस्टर साओ को खेलने में मुश्किल हो रही होती है तो जिशिंग मिस्टर साओ से कहती है कि मैं खेलती हूँ। कार्ड्स खेलते हुए जिशिंग और हानतिंग बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिशिंग के पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा होता है। मिस्टर साओ हानतिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 एक तरह के कार्ड हैं? ये सुनकर हानतिंग कुछ सोचने लगता है। हानतिंग को कॉलेज का टाइम याद आने लगता है कि ये लोग कॉलेज के टाइम पर भी कार्ड्स खेला करते थे। कि जिशिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेला करता था और कार्ड्स होते हुए भी ये गिव अप कर देता था जिशिंग को जिताने के लिए। आज भी हानतिंग के पास कार्ड्स होते हैं लेकिन ये गिव अप कर देता है। जिशिंग से कहता है कि तुम जीत गई हो। मिस ज़ेंग इन दोनों को बहुत हैरानगी से देख रही होती हैं। मिस ज़ेंग कहती है कि यंग लोग ज्यादा लकी होते हैं इसीलिए जिशिंग जीत गई है। मिस्टर साओ जिशिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि जिशिंग लक की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्किल की वजह से जीती है। ये देखकर हानतिंग को भी बुरा लग रहा होता है और जिशिंग भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। हानतिंग मिस्टर साओ से कहते हैं कि आप मेरी जगह पर आकर खेलें, मुझे एक फोन कॉल करने जाना है। मिस ज़ेंग भी मिस्टर साओ को यहाँ पर आने के लिए फोर्स करती है। मिस ज़ेंग हानतिंग के पास जब बाहर आती है तो हानतिंग कहता है कि तुम अपनी एम्प्लॉय को इन सब के साथ खेलने दे रही हो, क्या तुम इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहती हो? मिस ज़ेंग कहती है कि मैं जिशिंग को आज अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि वो अपने रोबोट को मिस्टर साओ से इंट्रोड्यूस करवा सके क्योंकि वही इसके बारे में सबसे ज्यादा जानती है। अब कार्ड्स खेलते हुए जिशिंग इन सब को अपने मेडिकल रोबोट बे के बारे में बताने लगती है। जिशिंग बहुत अच्छे से अपने रोबोट के बारे में मिस्टर साओ को बता रही होती है। मिस ज़ेंग कहती है कि हम सबने मिस्टर साओ को खुश रखने की कोशिश की है, तुमने भी तो जानबूझकर हमें जीतने दिया है। हानतिंग कहता है कि तुम उसको जाने तो ये प्राइवेट गैदरिंग है, जब कोई स्ट्रेंजर मेरे इर्द गिर्द होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस ज़ेंग कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। मिस्टर साओ जिशिंग से कहते हैं कि मैं घर जाकर अपने डैड को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा लेकिन बाद में तुम्हें मुझे एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना होगा। जिशिंग कहती कि ठीक है। ये कहते ही मिस्टर साओ इसके पास आते हुए कहने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। इतने में ही मिस्टर ज़ेंग जिशिंग को अपने पास बुला लेती हैं। जिशिंग जब मिस ज़ेंग के पास आ रही होती है तो हानतिंग फिर से इसको इग्नोर करके चला जाता है। मिस ज़ेंग जिशिंग से कहती है कि हानतिंग को मुझसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है तो तुम अब वापस जा सकती हो। इसके बाद हानतिंग एक पुरानी वोंदन शॉप पर आता है। इस शॉप का ऑनर हानतिंग को जानता होता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद तुम्हें चाइना में देखा है। हानतिंग से मिलने के लिए शाओ आता है। शाओ कहते हैं कि अगर उनको मालूम हो जाए कि शिंग्यू क्लब के असल बॉस तुम हो और मैंने तो सिर्फ उस क्लब में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है तो चीजें कितनी एक्साइटिंग हो जाएंगी ना। ये वही क्लब होता है जहाँ पर ये लोग मिलने के लिए गए होते हैं। शाओ उसको कहते हैं कि तुम कल बोर्ड मीटिंग बगैर किसी परेशानी के अटेंड कर सकते हो। ये कहते हुए ये इसको एक डॉक्यूमेंट देता है। शाओ कहते हैं कि हम पिछले 5 सालों से हान ही को फाइनेंस कर रहे हैं, अब हमें फाइनली बेनिफिट मिलने वाला है। मैं तो इंतजार नहीं कर सकता कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें मालूम होगा कि हान ही टेक्नोलॉजी का असली बॉस कौन है। शाओ कहता है कि तुम जिशिंग को जानते हो ना। हानतिंग कहता है कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। दूसरी तरफ जिशिंग लिली और शियामेंग को बता रही होती है कि कॉलेज के टाइम पर मैंने और उसने नेशनल अवार्ड जीतने के लिए मिलकर काम किया था लेकिन आज तो उसने मुझे देखकर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। शियामेंग कहती है कि कसूर तुम्हारा है, तुम 3 सालों से इस कंपनी में काम करते लेकिन तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर कौन है। लिली कहती है कि ये तो सिर्फ एम्प्लॉय है, ये भला इस तरह की चीजें क्यों चेक करेगी। अब कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है। जिशिंग हानतिंग के पास जाती है। हानतिंग एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और ये दोनों मिलकर रोबोट्स पर काम करने वाले होते हैं। जिशिंग अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मेरा और उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था क्योंकि हम दोनों के नेचर डिफरेंट थे। हमने सिर्फ AI क्रिएटिव कंपटीशन में ही एक साथ काम किया था और उसमें हम फर्स्ट प्राइज जीते थे। प्राइज जीतने के बाद जिशिंग हानतिंग को डिनर पर इनवाइट करती है। हानतिंग शाओ को बताता है कि मैं जिशिंग के साथ उस दिन डिनर करने वाला था लेकिन जब मैं घर पर गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। हानतिंग डिनर पर जिशिंग से ये पूछने वाला था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इतने में इसके ग्रैंडपा आकर इसको बताते हैं कि तुम्हें जर्मनी में एडमिशन मिल गया है, तुम्हें 3 दिन में जर्मनी पहुंचना है तो आज रात हम लोग बीजिंग जाएंगे। ये अपने ग्रैंडपा से कहता भी है कि मैं एक दिन बाद चला जाऊंगा लेकिन इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हानतिंग इसको सारी बात मैसेज पर बता देता है। शाओ कहता है कि उसने क्या रिप्लाई किया। हानतिंग कहता है कि उसने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया। शियामेंग कहती कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि वो तुम्हें बताए बगैर क्यों गया था। जिशिंग कहती है कि मैं थी लेकिन हम दोनों इतने क्लोज नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ से पूछता है कि क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। हानतिंग कहते हैं कि बहुत साल पुरानी बात है, उस टाइम पर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थी और उसने मुझे मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अब घर वापस आकर हानतिंग जिशिंग के नए नंबर पर इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जिशिंग इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। हानतिंग इसको मैसेज करने वाला होता है कि मैं हानतिंग हूँ लेकिन नहीं करता और जिशिंग इंटरनेट पर कार डैमेज की कॉस्ट चेक कर रही होती है। प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है तो ये हानतिंग को मैसेज करती है कि मैं सुबह के लिए माफी मांगती हूँ, क्या
कहीं आपके बॉस लेट तो नहीं हो गए? हानतिंग कहते कि नहीं, सब कुछ ठीक था। जिशिंग इससे पूछते कि मुझे कितने पैसे पे करने होंगे। हानतिंग कहता है कि बॉस बहुत नाइस है, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। जिशिंग थैंक्स बोलते हुए कहती है कि इस तरह के बॉस को तो अमीर ही होना चाहिए। अगली सुबह जिशिंग की कोलीग इसको बताती है कि हमारे इन्वेस्टर हानतिंग ऊपर वाले फ्लोर पर काम करते हैं, हो सकता है कि कभी हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। अब इनके डिपार्टमेंट के मैनेजर आकर इनको बताते हैं कि इनके और रेनाई हॉस्पिटल के दरमियान कॉपरेशन हो गई है। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। आज बोर्ड मीटिंग में हानतिंग कहता है कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने बाय एक्सीडेंट गोंगहुआ में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब चूँकि मैं डोंगयोंग मेडिकल का सीईओ हूँ तो मैं गोंगहुआ को इसमें मर्ज करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने बे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन अपने ग्रुप में इसको मर्ज करने से हमारे स्टॉक्स की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। अब जिशिंग को आज ऑफिस में मिस्टर साओ फ्लावर्स भिजवाते हैं। कार्ड पर उन्होंने ये लिखा होता है कि तुमने मुझे कल बहुत इम्प्रेस किया, मैं दोबारा भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बोर्ड के डायरेक्टर्स हानतिंग के प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हानतिंग कहते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। हानतिंग की कजन यॉन कहती है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। मीटिंग के बाद यॉन एक दूसरे शेयर होल्डर से कहती है कि आप हानतिंग पर नजर रखें। ये कहने लगते हैं कि हाँ, हमें उस पर नजर रखनी होगी। हमने डोंगयोंग मेडिकल पर इतने साल मेहनत की है, हम उसे फायदा नहीं लेने दे सकते। अब हानतिंग तो कैट्स को खाना खाते हुए देख रहा होता तो उसको याद आता है कि जिशिंग को भी कैट्स बहुत पसंद हुआ करती थी। इनको एक स्ट्रे कैट मिलती है। जिशिंग कहती है कि क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें। हानतिंग कहते हैं कि आज वेंसडे है तो क्यों ना हम इसका नाम वेंसडे रखते हैं, लेकिन जिशिंग को ये नाम पसंद नहीं आता। कहती है कि हम इसका नाम दाहोंग रखते हैं। शाओ कहते हैं कि जर्मनी में भी तुम कैट्स को खाना खिलाया करते तो यहाँ पर आकर भी तुम यही कर रहे हो। हानतिंग कहते हैं कि मैं कॉलेज में अक्सर स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाया करता था, लेकिन मुझे अचानक ही कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा तो मुझे अक्सर उस कैट के लिए बुरा लगता है कि पता नहीं उसको खाना मिलता भी होगा या नहीं। शाओ कहते हैं कि उस कैट को तुम जिशिंग के साथ खाना खिलाया करते थे ना, लेकिन हानतिंग इसकी बात का जवाब नहीं देता। अब जिशिंग अपने बॉयफ्रेंड येचन से बात कर रही होती है। इससे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, तो कहते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिशिंग इसको बताती है कि मुझे बोनस मिलने वाला है। येचन कहते हैं कि तो अच्छा है, फिर हम लोग मिलकर फ्लैट की डाउन पेमेंट पे कर देंगे। अब लिली जिशिंग को एक ड्रेस दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम सेलिब्रेशन पार्टी में यही ड्रेस पहनकर जाना। जिशिंग कहती है कि वाकई में ये ड्रेस बहुत प्यारा है। इसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वाटरमेलन खाना छोड़ो, हम तुम्हारा चलकर मेकअप करते हैं। अब जिशिंग इस सेलिब्रेशन पार्टी में रेडी होकर आ जाती है। जिशिंग को देखकर सेंगदी कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसको बताने लगती है कि हानतिंग इस पार्टी में आने वाला, इसी वजह से हमारी कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स भी इस पार्टी में आएंगे। अब इतने में ही हानतिंग मिस जेंग के साथ यहाँ पर आ जाता है। मिस जेंग अपने इन्वेस्टर हानतिंग को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाती है। हानतिंग कहता है कि हमारे रोबोट का पहला फेज कंप्लीट हो गया है, इस पर मुझे बहुत खुशी है। 6 साल पहले जब मेरे पास इस रोबोट का आइडिया था तो किसी ने भी मेरे आइडिया पर यकीन नहीं किया, सिर्फ मिस जेंग ने मेरे आइडिया को सपोर्ट किया। तो आज मैं मिस जेंग और उनके सारे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही बे यहाँ तक पहुँचा है। जिशिंग का कोलीग कहता है कि हम सबको रेड पैकेट्स चाहिए। हानतिंग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आपको जो भी बोनस चाहिए आप मिस जेंग को बता सकते हैं। अब मिस जेंग बताने लगती है कि 10 साल पहले जब मैं और हानतिंग जर्मनी में एक साथ पढ़ रहे थे तब इसने मुझे बताया था कि ये मेडिकल रोबोट इन्वेंट करना चाहता है। जिशिंग सोचने लगती है कि तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। मिस जेंग कहती है कि हानतिंग की कंपनी के बगैर मैं कभी भी अपना ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती, इसीलिए मिस जेंग अपनी स्पीच के लास्ट में हानतिंग को थैंक्स बोलती हैं। अब जिशिंग जब स्वीट्स लेने के लिए काउंटर पर आती है तो मिस्टर साओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें दूर से पहचान लिया था। मिस्टर साओ खुद ही बातें किए जा रहे होते हैं, जिशिंग को तो बोलने का मौका भी नहीं देते और ये जिशिंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। जिशिंग तो ड्रिंक भी नहीं करना चाह रही होती, इतने में ही मिस जेंग के साथ हानतिंग यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि एक प्रोडक्ट इंजीनियर बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे कर सकती है। ये बात हानतिंग ने इसलिए कही होती क्योंकि मिस्टर साओ ये कह रहे होते हैं कि ये डील जिशिंग की वजह से इनकी कंपनी को मिली है। मिस्टर साओ कहते हैं लेकिन अगर बे में कोई भी खराबी आई तो मैं जिशिंग तुम्हारे पास ही आऊंगा। जिशिंग कहती कि ठीक है। ये कह के जिशिंग फौरन यहाँ से चली जाती है और हानतिंग जिशिंग को ही जाता हुआ देख रहा होता है। अब हानतिंग को शॉ की कॉल आती है, ये उसको बताने लगता है कि मैंने डॉक्टर चियांग को डॉक्टर क्लाउड की सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी थी, उन्हें ये बहुत ही पसंद आई है। वो 2 घंटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो इसीलिए मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा जब वो ट्रेन से उतरने वाले होंगे। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। अब हानतिंग यहाँ से जाते हुए देखता है कि जिशिंग यहाँ पर एक रोबोट को देख रही होती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। जिशिंग कहती कि मेरा काम टेक्निकल है, अंदर जाकर कम्युनिकेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। जिशिंग कहती है लेकिन आप बाहर क्या करें, कि आपको भी अंदर का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। हानतिंग कुछ कहने वाला होता है कि इतने में मिस जेंग आ जाती है। मिस जेंग हानतिंग से कहती है कि अब
अंदर चलते हैं, सब लोग अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हान तिंग मिस जेंग के साथ अंदर चला जाता है। जिशिंग को बुरा लग रहा होता है कि एक बार फिर ये हान तिंग से बात नहीं कर पाई। अब दूसरे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर चन यानी जिशिंग के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से कह रहा होता है कि ये जिशिंग बहुत ही टैलेंटेड है, एक ही बार में इसने मिस्टर जाओ को कन्विंस कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द तुम्हारी जगह ले ले। तो डायरेक्टर चन कहता है कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, इस जैसी लड़कियों की अगर आप थोड़ी सी तारीफ करें तो ये आपकी लॉयल हो जाती हैं। मैंने उससे झूठा वादा किया है कि मैं उसकी प्रमोशन की बात करूंगा। ये सारी बातें जिशिंग ने सुन ली होती है और ये सुनकर इसको बहुत बुरा लगता है। जिशिंग यहाँ से जा रही होती कि डायरेक्टर सू इसको रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि तुम इतनी सुंदर और टैलेंटेड हो, तुम R&D डिपार्टमेंट में इतना बोरिंग काम क्यों कर रही हो, क्यों ना तुम मेरे सेल्स डिपार्टमेंट आ जाओ। कि जिशिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हम बैठकर बात करते हैं, लेकिन जिशिंग अपना हाथ पीछे कर लेती है। जिशिंग कहती है कि मुझे लॉटरी जीतनी, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। डायरेक्टर सू जाते हुए जिशिंग को टच करते हैं। जिशिंग कहती है कि तुमने अभी क्या किया है। अब डायरेक्टर सू देख लेते हैं कि यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हो गए, तो कहने लगते हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, गुजरते हुए गलती से तुम्हें टच हो गया है। जिशिंग गुस्से में कहती है कि अब तुम इनकार कर रहे हो, इसको हैरासमेंट कहा जाता है। डायरेक्टर सू कहते हैं कि शायद तुम पागल हो गई हो, कहकर ये जाने लगते हैं, लेकिन जिशिंग डायरेक्टर सू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये इसको पीछे धक्का दे देते हैं। जिशिंग नीचे गिर जाती है कि डायरेक्टर सू से कहती है कि तुम इंतजार करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। डायरेक्टर सू इन सब लोगों से कहने लगता है कि इस लड़की ने खुद इतना रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं इसकी चाल में नहीं आया तो ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। इतने में ही यहाँ पर हान तिंग भी आ जाता है और ये जिशिंग को इस तरह से देख लेता है। डायरेक्टर सू जिशिंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पुलिस को कॉल करनी तो तुम कर सकती हो। जिशिंग पुलिस को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ हान तिंग को शॉ का मैसेज आता है कि डॉक्टर जियांग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। अब डायरेक्टर चन मिस जेंग को बताते हैं कि जिशिंग ने हरासमेंट की वजह से पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस ऑफिसर बाहर आ गए हैं। तो मिस जेंग कहती है कि कोशिश करना कि ये बात ज्यादा बड़े नहीं और जिशिंग को तुम कन्विंस करने की कोशिश करना कि वो इस सब को प्राइवेटली सेटल कर ले। अब जिशिंग जब पुलिस को रिपोर्ट कर रही होती है तो हान तिंग भी यहाँ से जाते हुए जिशिंग को देख लेता है। इतने में डायरेक्टर चन आकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों कोलीग्स हो, जरूर को गलतफहमी हो गई होगी, इतने क्लाइंट से तुम लोगों को इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। डायरेक्टर जो तो फौरन मान जाते हैं, कहते हैं कि मैं इसको सू नहीं करना चाहता, लेकिन जिशिंग पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती हूँ। टैंग सोंग हान तिंग से कहता है कि हमें देर हो रही है। हान तिंग कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर देखो कि क्या होने वाला है, मैं अकेला जा रहा हूँ। अब ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन फ्लावर्स की वजह से नजर नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर किसी ने ये देखा और उसने गवाही दे दी तभी हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, वरना इस फुटेज को देखकर तो हम डायरेक्टर जो को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब ये दोनों ही यहाँ पर जिशिंग को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको माफी मांग कर सेटल कर लेते हैं। टैंग सोंग सारी रिपोर्ट हान तिंग को कर देता है और हान तिंग कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है तुम वही करो। डायरेक्टर जो कहने लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। डायरेक्टर चन भी इसको माफी मांगने के लिए कहते हैं। अब इतने में टैंग सोंग पुलिस ऑफिसर से आकर कहने लगता है कि ये जो लॉबी में आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसके कैमरा ने जरूर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। टैंग सोंग डायरेक्टर जो से कहता है कि कुछ ही देर में वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, वीडियो आने से पहले तुम कन्फेस कर लो कि तुमने इसको हरास किया है या नहीं, क्योंकि फुटेज देखने के बाद तुम पर झूठ बोलने के चार्जेस भी लग सकते हैं। अब डायरेक्टर चन मिस जेंग को मैसेज करके बताता है कि डायरेक्टर जू ने कन्फेस कर लिया है कि उसने जिशिंग को हरास किया है और इसमें हान तिंग के असिस्टेंट टैंग सोंग ने मदद की है। अब पुलिस डायरेक्टर जू को अपने साथ लेकर चली जाती है। मिस जेंग जिशिंग से कहती है कि अब डायरेक्टर जू हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिशिंग मिस जेंग को थैंक्स बोलती है। अब हान तिंग मिस्टर जियांग को डॉक्टर क्लाउड की इंफॉर्मेशन दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं इस डॉक्टर क्लाउड को मेडिकल रिपोर्ट बे के साथ कंबाइन करने वाला हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो बे डायग्नोज करने में डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकता है, लेकिन इनको डॉक्टर क्लाउड को एडवांस करने की जरूरत है और इसमें इनको डॉक्टर जियांग की मदद की जरूरत है। डॉक्टर जियांग हान तिंग की ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब घर वापस आकर जिशिंग टैंग सोंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। हान तिंग इसको वॉइस मैसेज पर कहता है कि कोई बात नहीं। वॉइस मैसेज सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होते पूछती है कि क्या आप असिस्टेंट टैंग सोंग ही है ना? तो ये इसको मैसेज करके बता देता है कि नहीं, मैं हान तिंग हूँ। ये जानकर जिशिंग बहुत एम्बेरस हो जाती है कि ये पहले जाने बगैर हान तिंग से बात कर रही थी। अगली सुबह जिशिंग जब ऑफिस आती है तो सारे ऑफिस में जिशिंग के बारे में गॉसिप चल रही होती है। ये लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि जिशिंग हान तिंग की बहुत क्लोज लग रही है। इसके सभी कोलीग्स का बिहेवियर भी आज इसके साथ बहुत ही अजीब सा होता है। सिंधी इसको साइड पर लेकर आते उसको बताने लगती है कि डायरेक्टर जो को काम से निकाल दिया गया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट काफी गुस्से में है। कुछ दिन पहले मिस्टर जाओ ने भी तुम्हें
फ्लावर्स भेजे थे और कल रात मिस्टर हान के सिस्टर ने तुम्हारी मदद की है, तो इंटरनेट पर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात की है। जिशिंग कहती है कि मुझे हिरास किया गया था, फिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जैसे मैं गलत हूँ। सेंगी कहती है कि डायरेक्टर सू को काम से निकाल दिया गया, तो उनके डिपार्टमेंट के सभी लोगों को अब उनका बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो काफी गुस्से में है। अब जिशिंग के दो कलीग्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं तो मिस सेंग इनकी बातें सुन लेती हैं। उसके बाद ये डायरेक्टर chen को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। मिस सेंग कहती है कि कल जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मिस्टर हान के बारे में भी गॉसिप की जा रही है। मैं मिस्टर हान को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पे मिस सेंग को ये बात मालूम हो गई होती है कि हानतिंग और जिशिंग ने एक साथ कॉलेज में AI कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये डायरेक्टर chen से कहती है कि तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को सही से कंट्रोल करना चाहिए। डायरेक्टर chen जिशिंग को ऑफिस में बुला के कहने लगते हैं कि फेज 1 का कुछ काम बाकी रह गया है, तो सब उसको लेकर काफी बिजी हैं, तो तुम फील्ड वर्क करोगी। जिशिंग बहुत हैरान होती है। डायरेक्टर chen कहते हैं कि तुम शिंगयांग हॉस्पिटल जाकर रूटीन मेंटेनेंस का काम करोगी। जिशिंग कहती कि यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ और वैसे भी ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो डायरेक्टर chen कहते हैं कि वो सब लोग काफी बिजी हैं और वैसे भी पे को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिशिंग के इनकार करने के बावजूद भी डायरेक्टर chen इसकी कोई बात नहीं सुनते। कुछ देर बाद डायरेक्टर chen आकर कहने लगते हैं कि सारी कैलकुलेशंस गलत हैं, तुम सब लोग आज रात तक ये कैलकुलेशन सही करके मुझे ईमेल करोगे। ये जिशिंग से भी कहते हैं कि तुम बाकी सबके साथ मिलकर ये काम करोगी। अब जिशिंग के कोलीग एक एक करके बहाना करके यहाँ से जाने लगते हैं। एक कोलीग कहने लगता है कि जब भी कोई गलती करती है तो सजा हम सबको क्यों मिलती है, हमें एक्स्ट्रा काम करने के पैसे तो नहीं मिलते। अब डेटा जिशिंग ने कंबाइन करना होता है तो इसके सारे कोलीग अपना काम करके इसको ईमेल कर देते हैं। अब जिशिंग अकेले ही काम कर रही होती है, इसको यूजन का मैसेज आता है और इसे पूछता है कि क्या तुम काम से फ्री हो गई हो। तो जिशिंग कहती है कि नहीं, मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ। यूजन कहते हैं लेकिन काफी देर हो गई है। जिशिंग कहती है कि मैं बोनस के लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ। यूजन कहते हैं कि जब तुम फ्री हो जाओगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हानतिंग अपने ऑफिस में खड़ा अपनी कजन की बातों के बारे में सोच रहा होता है और जिशिंग बारिश को देखते हुए अपने कोलीग्स के सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। अब जिशिंग जब अपना काम खत्म करके जा रही होती है तो लेफ्ट में इसकी मुलाकात हानतिंग से हो जाती है। जिशिंग हानतिंग को कल के लिए थैंक्स बोलती है। ये कहती है कि कल मैंने होटल का रोबोट चेक किया था लेकिन उसमें कोई भी कैमरा नहीं था। हानतिंग कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं था। जिशिंग का बाहर आते तो बाहर बारिश हो रही होती है। इतने में हानतिंग भी यहाँ पर आ जाता है और जिशिंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं। जिशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुला ली है। इतने में ही जिशिंग की टैक्सी आ जाती है। ये हानतिंग को बाय बोलकर चली जाती है। टैक्सी का ड्राइवर रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो में ये बताया जा रहा होता है कि हैंगफुंग ग्रुप में एक फीमेल एम्प्लॉय ने ये क्लेम किया है कि उसे हिरास किया गया है, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव और उस फीमेल एम्प्लॉय के दरमियान काफी मसला चल रहा है। ये टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि मुझे इस तरह की खबरें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहने लगता है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर आप किसी आदमी पर भी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने ही कोई जाल बिछाया होगा। जिशिंग कहती है कि क्या हिरास होने में भी लड़की की गलती है। तो ये आदमी कहने लगता है कि अभी रेडियो में बताया जा रहा था कि एविडेंस नहीं है, अगर सबूत होता तो अभी तक उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया होता। ये टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि इसमें लड़कियों की गलती है, वो ही इतने रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं। जिशिंग कहती है कि आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मसला भी विक्टिम के साथ ही है। ये भी इस बारे में जिशिंग से बहस कर रहा होता है। जिशिंग को गुस्सा आ जाता है। ये इस टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि कार यहीं पर रोक दो। जिशिंग एक बस स्टैंड पर उतर जाती है। जिशिंग यहाँ पर बस का शेड्यूल देखती है तो अगली बस को आने में टाइम होता है। जिशिंग यहाँ पर बैठकर बस का इंतजार करने लगती है। अब इतने में यहाँ पर आकर हानतिंग की कार रुकती है। हानतिंग कार से बाहर आकर जिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिशिंग अभी भी हेजिटेट कर रही होती है तो हानतिंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हेजिटेट करती रहोगी तो घर नहीं पहुँच पाओगी। जिशिंग हानतिंग की बात मान लेती है। हानतिंग कहता है कि 10 साल बीत गए लेकिन तुम ज्यादा नहीं बदली। ये सुनकर जिशिंग हैरान होती है क्योंकि इसको तो यही लग रहा होता है कि हानतिंग को याद ही नहीं था। जिशिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। हानतिंग इस बात का जवाब नहीं देता। जिशिंग कहती है कि तुम्हारी कार का जो नुकसान हुआ था तुम उसके पैसे मेरी पे से काट लेना। हानतिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिशिंग का फोन नीचे गिर जाता है तो हानतिंग इसका फोन उठाने में मदद करता है और कहता है कि तुमने नया नंबर कब लिया था। जिशिंग कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी। क्यों, क्या हुआ। हानतिंग कहता है कि कुछ भी नहीं। आज जिशिंग हॉस्पिटल आकर वे की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक ले रही होती है तो ये डॉक्टर जिशिंग को बताता है कि हमने फेज 2 के लिए मजीद डेटा देने से इनकार कर दिया है। जिशिंग कहती है कि मैं टेक डिपार्टमेंट में इसलिए मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये डॉक्टर से पूछने लगती है कि अगर कोई खराबी है तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है लेकिन मुझे कोई भी मसला नहीं है। ये पूछने वाली होती है कि फिर आप लोगों ने इनकार क्यों कर दिया है।
इतने में डॉक्टर को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और ये जाने से पहले जिशिंग से कहते हैं कि तुम अपने सीनियर्स को बता देना कि हम फेज 2 के लिए आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। अब हानतिंग को भी इस बात की खबर मिल गई होती है। ये फोन पर बात करते हुए कहता है कि डॉक्टर चियांग भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब जिशिंग जब बाहर आती है तो यहाँ रिसेप्शन पर बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत गिर जाती है। जिशिंग इस बूढ़ी औरत की मदद करती है तो ये कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये ट्रिप जाया हो जाएगा। जिशिंग ये सुनकर मिस्टर ली को कॉल करती है, कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर क्लाउड में कोई खराबी आ गई है, तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ। जिशिंग डॉक्टर क्लाउड को जाकर चेक करती तो इसमें एक बग आया होता है। जिशिंग कुछ ही देर में डॉक्टर क्लाउड को सही कर देती है। डॉक्टर जिशिंग को थैंक्स बोलते हैं। जिशिंग कहती है कि क्या आप फिर बे के फेज 2 के लिए हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि बे प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर्स एक दफा उनको चेक करें। एक जनरल हॉस्पिटल में बे का काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे आपकी रिपोर्ट में कोई मसला नहीं, ये बहुत ही प्रोफेशनली डायग्नोज करता है। इतने में यहाँ पर हानतिंग भी आ जाता है। डॉक्टर ली हानतिंग को देखकर कहने लगते हैं कि डॉक्टर क्लाउड के साथ एक इशू हो गया था, लेकिन लकीली जिशिंग यहाँ पर थी, इसने फौरन ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हानतिंग कहता है कि इस मुश्किल के लिए माफी चाहता हूँ। डॉक्टर चियांग की टीम सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आएगी, ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। वापस जाते हुए जिशिंग हानतिंग को बताती है कि ये बग वाली प्रॉब्लम कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना था कि डोंगन मेडिकल का डॉक्टर क्लाउड एक स्कैम के सिवाय कुछ भी नहीं है। हानतिंग इसको आज के लिए थैंक्स बोलता है। हानतिंग को शाओ की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसको पढ़ने के बाद ये जिशिंग से कहता है कि लकीली ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई, वरना ये प्रॉब्लम दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्लाउड के इस्तेमाल को रोक सकता था। आज तुमने वाकई में मेरी बहुत मदद की है। हानतिंग अब जिशिंग को राइड की ऑफर करता है तो जिशिंग कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। हानतिंग कहते हैं कि तुम फिर से किसी गॉसिप में शामिल नहीं होना चाहती। जिशिंग ये सुनकर चुप हो जाती है। हानतिंग कहता है कि दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, दूसरों को इतनी परमिशन ना दो कि वो तुम्हें डिफाइन करे। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर चेन में जिंग से ये कह रहे होते हैं कि किसको मालूम था कि आज जिशिंग वहाँ जाकर डोंगन मेडिकल की मदद कर देगी। मिस जिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि आपके सबऑर्डिनेट मेहनती और टैलेंटेड हों, लेकिन अगर वैसे ही काम करते रहे तो बहुत जल्द उसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हारी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। डायरेक्टर चेन कहते हैं कि मैं भी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। अब डायरेक्टर चेन जिशिंग को अपने ऑफिस में बुलाकर कहने लगते हैं कि अब से तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करोगी। जिशिंग बहुत हैरान होती है तो डायरेक्टर चेन कहते हैं कि जो कुछ भी है उसकी वजह से सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं। तुम्हें सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना ना तुम्हारी प्रमोशन होगी और ना ही तुम्हें बोनस मिलेगा। जिशिंग डायरेक्टर चेन से कह देती है कि मैंने आपकी वो बात सुन ली थी कि आप मेरी प्रमोशन करवाना ही नहीं चाहते, मैं खुद ही जाकर मैं जिंग से बात कर लेती हूँ। जिशिंग में जिंग के पास आकर उनको सारी बात बताती हुई कहने लगती है कि मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैं इसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। जिशिंग कहती है कि डायरेक्टर चेन ने मुझसे कहा था कि फेज 1 मुकम्मल होने के बाद वो मेरी प्रमोशन की बात करेंगे, लेकिन अब मेरा बोनस भी काट लिया गया है। अगर आप मुझसे दूसरे काम करवाना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन सूटेबल पे के बगैर काम करना सही नहीं है। मिस जिंग कहती है कि डायरेक्टर चेन ने डायरेक्टर जू की साइड ली थी तो तुम्हें इतना बायस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर चेन ने कुछ सोचकर ही फैसला लिया है और अगर मैं R&D डिपार्टमेंट के कामों में इंटरफेयर करूंगी तो फिर डायरेक्टर चेन अपना डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करेंगे। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में जाकर तुम वो काम नहीं कर सकती जो तुम करना चाहती हो। इन दोनों की बातें सुनकर आज जिशिंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। डायरेक्टर चेन आकर इससे कहते हैं कि तुम बे के फेज 2 का प्रपोजल मुझे ईमेल कर दो। जिशिंग कहती है कि मैंने आपको ईमेल कर दिया है। जिशिंग कहती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। सुनकर डायरेक्टर चेन कहते हैं कि फैसला लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि तुमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके मुताबिक अगर तुम एग्रीमेंट खत्म होने से पहले रिजाइन करते हो तो तुम 2 साल के लिए इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। लेकिन जिशिंग कहती है कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको ईमेल कर दूंगी। कहकर जिशिंग चली जाती है। जिशिंग बाहर आकर रोती है, फिर अपने आंसू साफ करके यहाँ से जाने लगती है। ये रास्ते में हानतिंग को देखकर रुक जाती है, लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। टैंग संग जिशिंग के बारे में पूछने लगता है तो हानतिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने रिजाइन कर दिया है। टैंग संग कहते हैं कि आप चाहते हैं कि जिशिंग डॉक्टर जियांग की टीम को ज्वाइन कर ले, क्या हम अपने HR डिपार्टमेंट की मदद से उसे कांटेक्ट कर लें। हानतिंग कहता है कि इसका रेज्यूमे डॉक्टर जियांग को भेज दो। जिशिंग यीचन को कॉल पर बता रही होती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। यीचन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऑफिस में बुली किया जाता था। जिशिंग कहती है कि नहीं, बस मैं ये जॉब
नहीं करना चाहती। जिशिंग कहती लेकिन अब बोनस तो नहीं मिलेगा तो हम अपना फ्लैट नहीं बाय कर सकते। ईचन कहता है कि फ्लैट बाय करना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो रिजाइन करना बिल्कुल नॉर्मल है। जिशिंग कहती कि मुझे रियलाइज हुआ है कि इंसान कोड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ईचन कहता है कि तुम रिलैक्स करो, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। दूसरी तरफ ईचन अपने बैग से रिंग निकालता है। ये वापस आकर जिशिंग को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह जिशिंग को सुजाओ का मैसेज आता है कि मैंने प्रपोजल को मॉडिफाई कर लिया है, तुम कब फ्री होगी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिशिंग कहती है कि मैं अवेलेबल हूँ, अभी मिल सकते हैं। जिशिंग फौरन से सीजाओ से मिलने के लिए आ जाती है। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है तो जिशिंग कहती है कि तुम ये जानकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हो कि मैंने रिजाइन कर दिया है। सीजाओ कहते हैं कि हाँ वो तो मैं हूँ। ये जिशिंग से कहता है कि तुम हमारे बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचती। जिशिंग कहती है कि भी कुछ टाइम के लिए मैं काम के बारे में नहीं सोचने वाली। अब जिशिंग को उसी बूढ़ी औरत की कॉल आती है जिसकी जिशिंग ने हॉस्पिटल में मदद की होती है। ये बूढ़ी औरत कहने लगती है कि मैंने अपने बेटे को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन बोरो किया था, क्या अब तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। जिशिंग कहती है कि हाँ मुझे आप याद आ गई हैं। ये ग्रैंडमा कहती है कि मैंने अपना डेंटल चेकअप करवाया था लेकिन मेरे दांत में फिर से दर्द हो रही है, तो क्या मुझे मेडिसिन लेते रहना चाहिए या नहीं। हमारा गाँव बहुत दूर है हॉस्पिटल से, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। जिशिंग कहती है कि ग्रैंडमा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें सिस्टम ठीक करते हुए देखा था तो मुझे लगा कि तुम डॉक्टर हो। ये कहकर फोन बंद कर देती हैं कि मैं 2-3 दिन में हॉस्पिटल आने की कोशिश करूंगी। आज डिनर पर जिशिंग लिली और श्यामेंग को बताती है कि मुझे सिजाओ ने अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनवाइट किया है। जिशिंग कहती कि उसकी बातों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ये भी ये कह रही होती कि इसको एक मैसेज आता है ऑफिस की तरफ से। जिशिंग को चिंगटियान फिशिंग विलेज बिजनेस ट्रिप की ईमेल आती है। इसके दोस्तों को मालूम होता है तो वो हंसने लगती है कि तुमने तो रिजाइन कर दिया, उसके बावजूद तुम्हें ईमेल कर रहे हैं। सिजाओ कहती लेकिन मैंने सुना है कि ये विलेज बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ ट्रिप के लिए चलें। श्यामेंग लिली और जिशिंग को इस ट्रिप पर जाने के लिए मनाने लगती है। टैंगसोंग आज हानतिंग को जॉइंट ग्रास रूट रिसर्च का शेड्यूल दिखाता है। इसमें जिशिंग का नाम देखकर हानतिंग कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। अब जिशिंग जैसे ही विलेज पहुँचती है तो उसकी मुलाकात हानतिंग से हो जाती है। जिशिंग फोन पर बात कर रही होती है, हानतिंग ने इसकी बात सुन रही होती है। ये जिशिंग से कहता है कि तुम्हें लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। हानतिंग कहते कि रिजाइन करने के बावजूद तुम ये प्रोजेक्ट करने के लिए क्यों आ गई। जिशिंग कहती क्योंकि मैंने यहाँ पर आने का वादा किया था। हानतिंग कहता है कि डॉक्टर जियांग डोंगिंग मेडिकल के एआई डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम डोंगिंग मेडिकल ज्वाइन कर लो। ये सुनकर जिशिंग हैरान होती है। हानतिंग कहता है कि डॉक्टर जियांग जानते हैं कि तुमने डॉक्टर क्लाउड को डीबग करने में मदद की थी, उन्होंने तुम्हारा रेज्यूमे देखकर वो चाहते हैं कि तुम उनकी टीम ज्वाइन कर लो। जिशिंग कहती है कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। हानतिंग कहते कि वो मसला नहीं है, मैं इस एग्रीमेंट को इनवैलिड करवा सकता हूँ। पे के बारे में तुम फ्रीली मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हारी पे गोंगुआ से कई गुना ज्यादा होगी। जिशिंग कहती कि अपने पुरानी कॉलेजमेट को इनवाइट करने के लिए तुम्हारा थैंक्स, पर इस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हानतिंग कहते कि तुम ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जितनी एफर्ट्स कर रही हो तुम्हें रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा। जिशिंग कहती कि तुमने माइंड रीड करना भी शुरू कर दिया है। हानतिंग कहता है कि इस कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें एक ऐसे ग्रुप को चुनना चाहिए जिसकी वैल्यूज तुम्हारी वैल्यूज जैसी हैं। हानतिंग कहता है कि तुम और डॉक्टर जियांग बिल्कुल एक जैसे हो। इन हालात में डॉक्टर जियांग के साथ काम करना तुम्हारी बेस्ट चॉइस होगी। बे के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैंप लगाया होता है। जिशिंग जब काम कर रही होती है तो यही ओल्ड लेडी जिशिंग को पहचान लेती है। जिशिंग जब इस ओल्ड लेडी को बताती है कि मैं इस रोबोट के इंजीनियर हूँ तो ये ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। कहती है कि ये कितना कन्वीनियंट है, आपको इतनी दूर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा इसकी मदद से। इस विलेज में क्लिनिक का ऑनर हानतिंग को थैंक्स कर रहा होता है कि यहाँ पर ये रोबोट बहुत सारे लोगों की मदद करने वाला है। ये ओल्ड लेडी जिशिंग से कहने लगती है कि क्या तुम आज ही वापस जा रही। जिशिंग कहती कि नहीं मैं कल जाऊंगी। तो ये ओल्ड लेडी कहती है कि तो आज रात तुम मेरे घर पर रुको। जिशिंग कहती कि ग्रैंडमा पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन हमारी कंपनी ने रहने का इंतजाम किया हुआ है। ये सुनकर ग्रैंडमा इसको बाय करके चली जाती है। अब हानतिंग जिशिंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिशिंग कहती है कि आज ये देख कर कि मेरा बनाया हुआ रोबोट इतने सारे लोगों की
की मदद कर रहा है, तो ये देखकर मुझे अचीवमेंट का एहसास हो रहा है। हानतिंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। अब ग्रैंड माँ चिशिंग के लिए ड्राइड फिश लेकर आती है, कहती है कि ये तुम्हारे लिए ग्रैंड माँ ने भेजी है। चिशिंग कहती है कि उनकी आर्टिफिशियल काफ उनकी बॉडी से मैच नहीं करती, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो ग्रैंड माँ कहती है कि एक्सीडेंट काफी साल पहले हुआ था, उसने रेडीमेड आर्टिफिशियल काफ खरीद ली थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि वो कस्टमाइज्ड आर्टिफिशियल काफ बनवा ले, लेकिन उसकी कॉस्ट शहर में एक फ्लैट खरीदने जितनी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। रात को चिशिंग समुद्र किनारे आ जाती है। ग्रैंडमा ने बताया होता है ग्रैंडमा न्यू अपनी सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से आज तक अकेली रहती है। चिशिंग को याद आता है कि जब सुबह ग्रैंडमा न्यू गिरी थी तो उन्होंने चिशिंग को मदद भी नहीं करने दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दूसरे सिर्फ इस वजह से उन पर तरस खाएं। अब चिशिंग सोचने लगती है कि इसको सिजाओ की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर हानतिंग की। इतने में हानतिंग आकर इससे पूछने लगता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। चिशिंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आ गई। इससे पूछती कि तुम क्यों बाहर आए हो। हानतिंग कहते हैं कि मैं भी सो नहीं पा रहा था। यह सुनकर चिशिंग हंसने लगती है। चिशिंग कहने लगती है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम छोटे दिखाई देते हैं उसके सामने। हानतिंग कहते हैं कि जब तक हम एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारे तो छोटा होना भी ठीक है, एक छोटी सी एफर्ट भी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। चिशिंग ये बातें सुनकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि यही सब बातें चिशिंग ने अपनी विनिंग स्पीच में कही होती हैं। चिशिंग कहती कि तुम्हें अभी तक याद है। हानतिंग कहते कि मुझे तो ये भी याद है कि तुम किस तरह से मुस्कुरा रही थी जब तुम्हें ट्रॉफी मिली थी। चिशिंग कहती कि जब हम यंग थे तो हमारे गोल कितने क्लियर थे, बस हमें एक ही डायरेक्शन में मेहनत करनी थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। हानतिंग कहते कि सपने देखना आसान है, लेकिन उस सपने से जुड़े रहना मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने असली सपने से जुड़े रहते हैं तभी हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। हानतिंग की बात इसको बहुत हिट करती है और कहने लगती है कि मेरा असली सपना मेडिकल केयर में एडवांसमेंट करके लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। हानतिंग कहता है कि अब तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर तुम अपने सपने के लिए मेहनत करना। अगली सुबह चिशिंग हानतिंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है। अब हानतिंग को शाओ की कॉल आती है, जो उससे पूछता है कि तुम जिसको हायर करने के लिए विलेज गए थे उसने तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है या नहीं। हानतिंग कहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब चिशिंग सिजाओ को जाके बता देती कि इसके साथ कंपनी स्टार्ट करने के लिए तैयार है। ये सुनकर तो सिजाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके साथ ही चिशिंग को डोंगिंग मेडिकल से ऑफर आ जाती है। हानतिंग शाओ के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। गेम हारने पर जैसे ही गेम खत्म होती तो शाओ कहता है कि चिशिंग तुम्हारे लिए काम करेगी, बस इसी बात को लेकर तुम इतने एनर्जाइज हो गए हो। हानतिंग कहते हैं कि अब चूंकि तुम हार गए हो तो तुम्हें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। इतने में हानतिंग को चिशिंग की कॉल आती। चिशिंग कहती कि मुझे ऑफर भेजने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी। ये सुनकर हानतिंग बहुत हैरान होता है। चिशिंग कहती है कि ये रियलाइज करने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। हानतिंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। चिशिंग जब वापस आती है तो ये चन वापस आ गया होता है। ये चन को देखकर बहुत खुश होती है। चिशिंग कहती है कि मुझे तो ये लग रहा था कि तुम इस वीक भी वापस नहीं आने वाले हो। ये चन कहते कि तुमसे मिलने के लिए मैंने अपना काम स्केड्यूल से पहले ही खत्म कर लिया था। अब चिशिंग ये चन को बताती है कि मैं अपनी कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। ये चन कहते कि तुमने अभी रिजाइन किया है, तुम्हें कुछ देर घर पर आराम करना चाहिए। चिशिंग कहती कि मैं जानती हूँ कि कंपनी शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉय होना भी आसान नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। ये चन कहते हैं कि तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर चिशिंग स्माइल करती है। अब यही न्यूज देने के लिए चिशिंग ने अपनी सारी फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट किया होता है। चिशिंग इन सबको बताती है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सुनकर ये चन भी अपनी वेडिंग रिंग पॉकेट के अंदर कर लेता है। टेली कहती है मुझे तो लगा था तुम अपनी वेडिंग अनाउंस करने वाली हो। ये न्यूज सुनकर चिशिंग के सभी फ्रेंड्स ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे होते और उसको यही कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। ये चन फिर से कहता है कि चिशिंग ने डिसाइड कर लिया, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको सपोर्ट करूंगा। टेली कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड टेक्निकली और मेंटली तुम्हें सपोर्ट कर सकता है। ये चन चिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये चन कहते हैं कि ये पैसे डाउन पेमेंट के लिए थे, तुम अब इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। ये देख कर चिशिंग इमोशनल हो जाती है। श्यामैंग कहने लगती है कि मुझे भी शॉ ये चन जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। चिशिंग कहती कि ऐसी बातें मत करो, ये सिर्फ मेरा है। खाने के बाद ये चन जब बर्तन धो रहा होता है तो वेची इसके पास आकर कहने लगती है कि क्या तुम वाकई में ही चिशिंग को सपोर्ट करते हो। मैं तुम्हारी सपोर्ट को क्वेश्चन नहीं करी, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये चन कहता है कि अगर उसने पैसे लॉस भी कर दिए तो उसके बैकअप के लिए मैं मौजूद हूँ। वेची कहती है कि आपको भी यही लगता है कि वो फेल हो जाएगी, आप बस उसको बिजी रखना चाहते हैं। ये चन कहता है कि तुम चिशिंग के टेम्परामेंट को
को जानती हो, अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसीलिए मैं उसको ये ट्राई करने दे रहा हूँ। अभी वो अपने सपने को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है, इसीलिए वो कभी भी उसको ट्राई किए बगैर सेटल नहीं होगी। ये सब बातें जिशिंग ने भी सुन ली होती हैं। ये सब सुनने के बाद जिशिंग को अच्छा नहीं लगता और किचन का दिया हुआ कार्ड ये उसके कोट में वापस डाल देती है। टैंगसोंग हानतिंग को बताता है कि जिशिंग अपना सामान लेने के लिए ऑफिस आई है, क्या आप उससे जाकर बात करना चाहेंगे? हानतिंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहने के बाद हानतिंग अपने ऑफिस से चला भी जाता है। अब जिशिंग अपने सभी कोलीग्स को बाय करके यहाँ से चली जाती है। जब यहाँ से जा रही होती तो उसको येचन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा बैंक कार्ड मुझे वापस क्यों किया? जिशिंग कहती है कि मैंने कैलकुलेशन की है, मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। येचन कहते हैं कि जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब जिशिंग स्ट्रॉबेरी केक बाय कर रही होती है, पीछे से हानतिंग आते हुए कहता है कि आज भी तुम्हें यही पसंद है। जिशिंग जब हानतिंग को देखती है तो हानतिंग कहते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं? अब ये दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रही हो? जिशिंग कहती है कि 3D मेडिकल प्रिंटिंग का। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दोगे? हानतिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई एडवाइस देने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें एक एडवाइस दी थी, उसके बाद ही तुमने कंपनी स्टार्ट करने का फैसला कर लिया है। अगर मैंने तुम्हें और एडवाइसेस दी तो तुम वाकई में एरोगेंट हो जाओगी। जिशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी ऑफर को ठुकराया है। हानतिंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी जॉब चूज करने का तुम्हारे पास राइट है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम कैसे हारोगी। ये बात सुनकर जिशिंग को बहुत अजीब सा लगता है। ये स्टार्टअप कंपनीज को मेरी तरफ से वार्निंग समझ लो। जिशिंग कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं फेल हो जाऊंगी? हानतिंग कहता है कि पहला मसला ये है कि तुम्हारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं। हानतिंग कहता है कि तुम्हारी सेविंग्स तुम्हें कब तक सपोर्ट करेंगी? जिशिंग कहती है कि फंड से चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुमने कभी इन्वेस्टर से डील किया है पहले? इन्वेस्टर्स इडियट नहीं होते जो किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दे। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें फंड्स कैसे मिलेंगे? जिशिंग कहती है कि मुझे मेरे पार्टनर को अपने प्लान पर भरोसा है। हानतिंग कहते हैं लेकिन पहले तुम मेडिकल रोबोट्स पर काम करती थी, अब तुम 3D मेडिकल प्रिंटिंग करना चाहती हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये काम करने में कामयाब हो जाओगी? जिशिंग कहती है कि जर्मनी जाने से पहले क्या तुम जर्मन बोलने में फ्लुएंट थे? नहीं ना, इंसान एनवायरनमेंट को देखकर चेंज हो जाता है। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। आज सीसाओ जिशिंग को एक घर दिखाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि ये घर मेरे डैड का है जिन्होंने मुझे दे दिया है, हम यहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये लोग इस घर के अंदर जाते हैं लेकिन यहाँ पर सामान बिखरा होता है। सीसाओ कहता है कि हमें इस जगह को अच्छे से साफ करना पड़ेगा। जिशिंग अपना बैंक कार्ड देते हुए कहती है कि इसमें 400,000 यॉन है, तुम इसको स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सीसाओ कहता है कि हमने डील की थी कि बिजनेस में पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा और वैसे भी मेरे डैड ने कहा है कि उनके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतने में इसको यहाँ पर एक लेटर मिल जाता है जो कि इसके डैड ने रखा होता है। सीसाओ को लगता है कि इसके अंदर चेक है, लेकिन जब ये एनवलप खोलता है तो इसमें एक पेपर होता है जिस पर इसके डैड ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे रहा हूँ। और ये पढ़कर सीसाओ बहुत शॉक हो जाता है। डैड ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें बस ये घर देकर ही सपोर्ट कर सकता हूँ। जिशिंग कहती है कि हम ये पैसे इस्तेमाल कर लेंगे। सीसाओ कहते हैं कि मेरे डैड ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर उन्होंने मुझसे वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए नहीं कहता। सीसाओ इसके पैसे नहीं लेना चाह रहा होता, लेकिन जिशिंग इसको जबरदस्ती अपने पैसे दे देती है। सीसाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मेहनत से काम करूंगा। आज टैंगसोंग हानतिंग को जिशिंग का बिजनेस सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसको देखकर हानतिंग कहता है कि जब तक इसकी टक्कर दीवार से नहीं होगी ये नहीं रुकने वाली। इन दोनों ने अपने स्टार्टअप बिजनेस का नाम शिंगशन टेक्नोलॉजी रखा होता है। आज सीसाओ अपने दो जूनियर से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। जिशिंग कहती है कि मैं और सीसाओ हमारे स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंडिंग इकट्ठी करेंगे और तुम दोनों हमारे प्रोडक्ट के मेन कांसेप्ट पर काम करोगे। शाह हानतिंग के पास आते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हो और उधर जिशिंग इन्वेस्टर से मिल रही है, यहाँ तक कि मुझे भी उनका बिजनेस प्रपोजल रिसीव हुआ है। हानतिंग कहते हैं कि इन्वेस्टर से मिलने का क्या फायदा है, तुम तो खुद भी एक इन्वेस्टर, तुम जानते हो कि इन्वेस्टर्स किस तरह के होते हैं। ये दोनों जितने भी इन्वेस्टर से मिल रहे होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन बदले में इनकी कंपनी में 50% शेयर मांग रहे होते हैं। हानतिंग ने इन्वेस्टर्स के बारे में जो कुछ भी शाओ को बता रहा होता है इन दोनों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है। शाओ कहते हैं कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हो। ये हानतिंग से कहते हैं कि तुम उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते। हानतिंग कहता है कि अगली दफा शायद मैं सोचूं। इन दोनों को अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली होती। जिशिंग लोन के बारे में भी पता करती है, लेकिन करंट सिचुएशन में इन दोनों को लोन भी नहीं मिल सकता होता। अपनी सेविंग्स को देखकर इसको हानतिंग की बातें याद आ रही होती हैं। इतने में जिशिंग को टैंगसोंग की कॉल आती है कि जिशिंग को बताता है कि हानतिंग कल सुबह तुमसे डोंगमिंग मेडिकल में बात करना चाहता है। जिशिंग कहते हैं कि कल मैं बिजी हूँ, इसलिए तुम हानतिंग को बता देना कि
मैं नहीं आ सकूंगी। सिसाओ कहता है कि तुम्हें डोंगयंग मेडिकल के मिस्टर हान ने मिलने के लिए बुलाया था, तुमने आखिर ऑफर रिजेक्ट क्यों की? क्या पता मिस्टर हान हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। जिशिंग कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहता है कि मैं डोंगयंग मेडिकल में काम करूं। मैंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे बुला रहा है। सिसाओ कहते हैं कि क्यों ना इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसके पास जाएं। सिसाओ कहते हैं कि हमारी कंडीशन बहुत बुरी है, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। जिशिंग कहती लेकिन मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया है। सिसाओ कहता है कि तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तुम हमारे सपने के बारे में सोचो। इसकी बातें सुनकर ये हानतिंग को मैसेज कर देती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। हानतिंग ओके का मैसेज कर देता है। अगली सुबह ये हानतिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाते हैं। सिसाओ हानतिंग का ऑफिस देखकर कहने लगता है कि इसका तो ऑफिस ही हमारी कंपनी से ज्यादा बड़ा है। इतने में जिशिंग की नजर टेबल पर पड़ती है और टेबल पर इनका प्रपोजल पड़ा होता है और हानतिंग ने इनके प्रपोजल में जो मिस्टेक्स होती है उनको करेक्ट किया होता है। जिशिंग इसी को देख रही होती कि इतने में हानतिंग यहाँ पर आ जाता है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि ये कौन है। जिशिंग कहती कि ये मेरा पार्टनर है। जिशिंग कहती है कि हमारे प्रपोजल पर मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े हैं। हानतिंग कहता है कि तुम लोगों की कंपनी कुछ ऐसा ऑफर नहीं कर रही जो बाकी कंपनीज नहीं कर सकती। जिशिंग कहती है कि हमारा रिलेशनशिप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से भी काफी अच्छा है, हमारे पास टेक्निक्स भी हैं, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हानतिंग कहता है कि मैं तुम लोगों की एबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम लोग टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस लाना ही चाहते तो तुम लोग यहाँ पर 3D मेडिकल प्रिंटिंग क्यों नहीं करते। ये सुनकर ये दोनों थोड़ा सा हैरान होते हैं। हानतिंग इनको बताने लगता है कि हम लोग यहाँ पर 3D मेडिकल प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, तुम दोनों इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो सकते हो। मेरे साथ एग्रीमेंट करने के बाद तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। सिसाओ की प्रपोजल देखने लगता है। हानतिंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सपनों को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन चाहे सपना जितना भी बड़ा हो उसकी बेस तो रियलिटी पर होनी चाहिए ना। बिजनेस में तुम लोग फेल हो जाओगे। जिशिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हानतिंग कहता है कि अगर तुम लोग डिवाइसेस बनाने में कामयाब हो भी चाहते हो तो तुम लोगों के पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है और न ही इंडस्ट्री में कोई कनेक्शंस हैं। चैनल्स के बगैर तुम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करोगे। जिशिंग कहती है कि याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हम तुम्हारी बात माइंड में रखेंगे। जिशिंग कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिशिंग कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं पर तो हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, आफ्टर ऑल हम दोनों कॉलेज मेट्स हैं, हम दोनों के दरमियान अभी भी फ्रेंडशिप तो है ना। हानतिंग कहता है कि कोई दोस्ती नहीं है, बिजनेस में पार्टनरशिप होती है या फिर दुश्मनी। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।